एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, एंड जो इसके यूनिट्स होते हैं वो होते हैं AMU, विच इज एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड जो इसके यूनिट्स होते हैं दिस इज U। U भी यूज कर सकते हो, AMU भी यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली U यूज किया जाता है, विच इज यूनिफाइड मास। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वो एक एटम का मास है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास इज वन मॉलिक्यूल का मास। सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम इज एन एटम, तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास यूज कर सकते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 23 AMU। कहने का मतलब क्या है कि वन 83 एटम हाँ हैज अ मास 23 AMU। समझने की बात सिर्फ इतनी थी कि जो एटॉमिक मास होता है वो एक एटम का मास होता है, ओनली मास ऑफ वन एटम, दैट टू एक्सप्रेस इन AMUs। सिमिलरली अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल हम वाटर लेके चलते हैं, वाटर का जो मास होता है दिस इज 18। वाटर का जो मास होता है 18 होता है, एंड हम लिखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। U, ठीक है, AMU भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो मतलब बन रहा है वो क्या बन रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज अ मास 18U। कोई डाउट किसी को कि जो एटॉमिक मास होता है और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक एक एटम का मास होता है, एंड यूनिट्स क्या रहते हैं उसके? यूज या AMUs। क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट इसमें? सर नो सर। प्रतिष्ठा ने ज्वाइन नहीं किया, 2 मिनट रुको, बस मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, एक बार जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं। मुझे लगता है कि जब तक मैं मैसेज ड्रॉप नहीं करता तब तक सब ज्वाइन नहीं करते, या तो भूल जाते हो कि क्लास है। आगे देखो, एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बाद मैंने तुम्हें इसमें सिखाया ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेकंड वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सेकंड वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें सिखाया ग्राम एटॉमिक मास। इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये एक एटम का मास है, मास ऑफ वन एटम बट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यूनिट्स चेंज कर दिए। पहले एक एटम का मास हम किस में लिख रहे थे? AMUs में। अब एक ही एटम का मास है लेकिन उसके यूनिट्स क्या हो गए? ग्राम। तब हम उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 23 AMU। वहीं पे इसका अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास लिखना हो, रिधिमा ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? (23). बस यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, नाउ यूनिट्स विल बी ग्राम। क्लियर है? नागेंद्र, दीक्षा, लक्षिता, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अविष्का समझ आता है ना क्लास के अंदर? कोई दिक्कत यस तो सर। नहीं है? नो ठीक है, सर। तो एटॉमिक मास का मतलब हो जाएगा मास ऑफ वन एटम। सर आप यही समझा रहे हो जो आपने वीडियो में समझाया था? बस मैं क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर वीडियो कभी देता भी हूँ तो मैं उसका कंटेंट फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। तो एक एटम का मास हो जाएगा 23 AMU,
ग्राम एटॉमिक मास में कैसे लिखना है? मास ऑफ वन एटम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम एटम। ये एक नया वर्ड है, ये एक नया वर्ड आ गया तुम्हारे लिए, ग्राम एटम। ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स। कोई डाउट किसी को? क्लियर है या नहीं? यस सर। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर मैंने तुम्हें ये सिखाया कि भाई अगर हम पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल का मास है ग्राम्स के अंदर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये रिवीजन बस इसलिए ताकि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी फटाफट समझ ले, एंड अगर किसी ने वीडियो देखी भी है तो उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो वो मुझसे पूछ ले। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर का मैं मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहूं तो वो बनेगा 18U, लेकिन अगर मैं इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहूंगा तो वो क्या बन जाएगा? 18 ग्राम्स। एंड स्टेटमेंट क्या बनेगी यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास में बनेगी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिस इज 18U। एंड मयंक ग्राम मॉलिक्यूलर मास में स्टेटमेंट क्या बनेगी? मास ऑफ क्या लिखेंगे मयंक? यस सर। क्या लिखेंगे यहाँ स्टेटमेंट में? मास ऑफ वन एटम ऑफ वाटर इज इक्वल एटम टू है ये, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। तो फिर वो तो मॉलिक्यूलर मास में लिख दिया, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। रिधिमा ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या स्टेटमेंट यूज कर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, तो इसका क्या स्टेटमेंट तुम फ्रेम अप कर सकते हो? शुभ्रांग सर मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2O। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएगा। जैसे ग्राम एटम आया था तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था हमने, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस इज 18 ग्राम्स। क्लियर है सबको कि दोनों में डिफरेंस क्या है? वैल्यू सेम है, एक तो AMU की जगह ग्राम आ रहा है, दूसरा यहाँ पे एटम आता है, यहाँ मॉलिक्यूल आता है, जबकि यहाँ पे क्या आता है? ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है? नॉर्मल एटॉमिक मास में एटम आता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल आता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम एटम आता है, वेयर एज इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट्स ग्राम मॉलिक्यूल। एंड जब भी क्वेश्चन में ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हो, दीज आर इक्विवेलेंट टू मोल्स। ये मैंने तो वीडियो में समझाया कि जब भी क्वेश्चन में ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हो तो हमें क्या निकालना होता है? मोल्स निकालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में आ गया कभी भी, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 170 ग्राम अमोनिया। तो जैसे ही तुमसे ग्राम मॉलिक्यूल पूछे हो ना, या ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो वो किसके बराबर ले लो? मोल्स। तो वो हमेशा किसके बराबर ले लेना है? मोल्स के बराबर। अब देखो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, एंड क्वेश्चन क्या बन गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स। तो बेसिकली हमें मोल्स निकालने हैं फ्रॉम मास। तो बताओ कैसे निकलेंगे? सर 170 by 170 अपॉन 70। सर 10 मोल। 10 मोल्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स ही, लेकिन हमें पता है कि ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल। ये तो कहते हैं कि मोल निकाल। कोई डाउट समझ आया या नहीं? आ गया आगे। सर। उसके बाद एक और टॉपिक कराया था, एवरेज एटॉमिक मास। ये देख लिया था सबने वीडियो में? यस सर। एवरेज एटॉमिक मास क्या था कि जो हमारे मासेस हैं वो पॉइंट्स में क्यों आते हैं? जैसे क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 क्यों आता है?
इसका रीजन था कि भाई क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 इज इन 75% अबंडेंस। किस किसने वीडियो नहीं देखी? सोहम, वीडियो देखी थी? Yes, sir. आगेंद्र? यस सर। फिर तो ये आता होगा ना टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? नहीं सर। एवरेज मास कैसे निकालते हैं हम? इसका मैंने फॉर्मूला दिया था तुम्हें, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 अपॉन टोटल परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 75 इंटू इसका मास कितना है 35। ठीक है, प्लस सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस है 25 एंड इसका मास है 37। टोटल परसेंटेज अबंडेंस इज 100। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे 35.5 आएगा, इसीलिए जो क्लोरीन है उसका मास कितना लिया जाता है 35.5 लिया जाता है। सबको क्लियर यहां तक? किसी का कोई डाउट? No, sir. सोच लो बेबी। प्रतिष्ठा, अगेंद्र, दृक्षा, लक्षिता, क्लियर है। प्रणव, पूर्णिमा, शुभ्राम, Clear है sir. क्लियर है सर। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बता दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इतनी देर में हर्षवर्धन को फोन लगाऊं। सोहम तुम लगा रहे हो फोन? चलो मैं ही लगाता हूँ। हर्षवर्धन 10th ICSE 8968। क्या आगे बढ़ते हैं फिर। जो हम पिछली क्लास में लॉस कर रहे थे उसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं? तो लास्ट लॉ उसमें सर एक पेंडिंग है। बार वो रेसिप्रोकल वाला दोबारा समझा दो। रेसिप्रोकल वाला दोबारा समझा दें? उसके लिए न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, कोई एग्जांपल लेके चलते हैं तो कोशिश। यही ले चलते हैं, है ना? सर कल होगा क्या टेस्ट? कल तो नहीं होगा। क्यों? नहीं वैसे ही पूछ रही थी। कल नहीं होगा, क्लास से पहले हुआ करेगा। क्लास के ऐसा नहीं कि हर रोज हुआ करेगा, क्लास से पहले बस। मतलब अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया ना सर? हाँ बस अब फुल सिलेबस लेंगे जब भी लेंगे। ठीक है। अभी कोई टेस्ट नहीं होगा, अब फुल सिलेबस मतलब फुल चैप्टर टेस्ट होगा, फुल सिलेबस नहीं फुल चैप्टर। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो तीन चीजें हैं। एक तो PCl3 दे रखा है एंड ये दे रखा है कि जो PCl3 है दिस कंटेन्स 22.5% फॉस्फोरस। तो अगर इतना फॉस्फोरस है तो बाकी का क्या होगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन विल बी 77.43% या मास आ जाएगा बेसिकली ये। फिर इसके बाद दे रखा है PH3 एंड तुम्हें प्रोवाइड किया गया है कि PH3 कंटेन्स 91.18% फॉस्फोरस। तो अगर 91.18% फॉस्फोरस है तो बाकी का 8.82 दिस विल बी हाइड्रोजन। ठीक है, एंड एक डाटा दे रखा है HCl का। HCl का डाटा दे रखा है कि इट कंटेन्स 97.23% क्लोरीन। तो बाकी का क्या होगा? 97.23 में से माइनस कर दो 100 को
2.77 will be hydrogen. यहां तक कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ। नो सर। रिधिमा नहीं? फिर 3 एलिमेंट्स ढूंढ लो। नो एक सर। फास्फोरस दिख रहा है, एक क्लोरीन दिख रहा है, No, एक sir. हाइड्रोजन दिख रहा है। 3 एलिमेंट्स ढूंढ के उनके बीच एक ट्रायंगल बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे PCl3 बन रहा है, यहाँ पे PH3 बन रहा है एंड यहाँ पे HCl बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट? अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है? फास्फोरस क्लोरीन का रेशियो लेना है। मैंने क्या सिखाया था कि जो 2 कॉर्नर वाले एटम्स हैं इसका रेशियो ले, मतलब इसको फिक्स कर दो। पहले तो इसको फिक्स कर दो, 1 ग्राम कर लेते हैं। फिक्सिंग 1 ग्राम, जो टॉप वाला होता है उसको फिक्स कर दिया तो 1 ग्राम फिक्स करके क्लोरीन का मास निकालो एंड यहाँ पे हाइड्रोजन का मास निकालो। PCl3 का डाटा देखो, PCl3 के डाटा में फास्फोरस को फिक्स कर दो 1 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम फास्फोरस ले लेता हूं तो क्लोरीन कितना आ जाएगा? 77.43 अपॉन 22.57, दिस मच ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन निकालो, फास्फोरस हाइड्रोजन के डाटा से, PH3 के डाटा से हाइड्रोजन निकाल लो। तो 1 ग्राम फास्फोरस ले कितना हाइड्रोजन लगेगा? 8.82 डिवाइडेड बाय 91.18, दिस मच ग्राम्स हाइड्रोजन। अब क्या करो, तुम्हारे ऊपर है, तुमने हाइड्रोजन क्लोरीन रेशियो लेना है या क्लोरीन हाइड्रोजन रेशियो लेना है, तुम्हारे ऊपर है, ट्रूली तुम्हारे ऊपर है। मान लो मैं हाइड्रोजन क्लोरीन का रेशियो लेना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन कितना है? 8.82 डिवाइडेड बाय 91.18 होल डिवाइडेड बाय 77.43 डिवाइडेड बाय 22.57। तो जब तुम इस रेशियो को कैलकुलेट करोगे ये आएगा 8.82 डिवाइडेड बाय 91.18 divided by 77.43 multiplied by 22.57, ये आ जाएगा 0.0281। एक रेशियो निकल गई। अब दूसरी रेशियो निकालो हाइड्रोजन क्लोरीन के डाटा से। हाइड्रोजन क्लोरीन का अगर मैं डाटा देखूं ये रहा, तो यहां से भी हाइड्रोजन क्लोरीन का रेशियो ले लो। तो हाइड्रोजन था 2.77, क्लोरीन था 97.23, तो ये बनेगा 2.77 डिवाइडेड बाय 97.23 which was 0.028। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो 2 रेशियोज निकली उन 2 रेशियोज को फिर से डिवाइड कर दो। बेसिकली हाइड्रोजन क्लोरीन रेशियो इन केस 1, ये केस 1 है एंड ये केस 2 है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन रेशियो इन केस 2, जस्ट अ मिनट भाई, जो भी है 2 मिनट, मुझे समझ आ गया कि तुम म्यूटेड हो। तो इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये आएगा 1:1 क्योंकि ये होल नंबर रेशियो आ रहा है। हेंस वी कैन से दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज जस्टिफाइड। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। क्लियर है सबको? बोलो प्रतिष्ठा, क्या डाउट था? सर डाउट नहीं था, आपने मुझे म्यूट कर रखा था। मैंने नहीं किया था, वो तुम्हारा नेटवर्क हिल गया होगा एंड वो अपने आप म्यूटेड हो जाता है। ठीक है, रिधिमा, सोहम, शुभराम क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आगे करें फिर। अगला लॉ करते हैं। 2 लॉस पेंडिंग है एंड शुरू करते हैं 2 लॉस। अगला है गेल-लुसेक्स लॉ। ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है? देखो, जब हमने स्टोइकोमेट्री यूज की थी, मान लो ये रिएक्शन करते हैं हम N2 + H2,
गिव्स NH3। हमने जब स्टोइकोमेट्री की थी तो हमने क्या कहा था कि हम मोल्स का रेशियो ले सकते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये किसके बराबर थे? 3/1। ऐसा ही था ना कि H2 के आगे क्या लगा है 3, N2 के आगे क्या लगा है 1, तो 3/1 मोल्स का रेशियो ले सकते थे। सिमिलरली अगर मैं मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अमोनिया के आगे लगा है 2 एंड हाइड्रोजन के आगे लगा है नाइट्रोजन के आगे लगा है 1। सिमिलरली मैं रेशियो ले सकता हूं किसका? अमोनिया के मोल्स एंड हाइड्रोजन के मोल्स का। ये रेशियो कितना हो जाएगा शुभ्रान? टू बाई थ्री। अमोनिया के आगे 2 लगा एंड हाइड्रोजन के आगे 3 लगा। कोई डाउट? ये हमने किया था ऐसा ऐसा, याद आया या नहीं? याद आया? यस सर। पर ये स्टोइकोमेट्रिक की तरह है। स्टोइकोमेट्री किया था ना, ये स्टोइकोमेट्री ही है। अभी मैं लॉ ने शुरू किया, ये स्टोइकोमेट्री किया था हमने। स्टोइकोमेट्री में हमने क्या कहा था कि हम मोल्स का रेशियो ले सकते हैं। एंड ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि हम मोल्स की जगह वॉल्यूम का भी रेशियो ले सकते हैं। कि भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोल्स का रेशियो लो, तुम वॉल्यूम का रेशियो भी ले सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ये कितना आ जाएगा? 3/1। मोल्स की जगह हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो मोल्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। अब से अगर कभी जरूरत पड़े तो हम वॉल्यूम का रेशियो भी ले सकते हैं। आया समझ या नहीं? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। प्रणव, मयंक, दीक्षा, लक्षिता? Yes, sir. क्लियर है all सर। ठीक है, Yes, सिंपल sir. सा है कि हम मोल्स के रेशियो के साथ साथ वॉल्यूम का रेशियो भी ले सकते हैं। हाँ, ये याद रखना, ऐसा नहीं कि अपना मर्जी का कर लिए कि ऊपर मोल्स रख ले नीचे वॉल्यूम रख ले, ऐसा रेशियो नहीं ले सकते। या तो ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, या ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो ले सकते हैं या मोल्स मोल्स रेशियो ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना, कई बच्चे करते हैं कि सर मोल्स का रेशियो भी तो ले सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो भी तो ले सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही कर दो। ऐसा नहीं है, ना तो हम मास का रेशियो ले सकते हैं ना हम मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो ले सकते हैं। हम ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स मोल्स का रेशियो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, एंड अकॉर्डिंग टू द गेल-लुसैक्स लॉ हम किसका रेशियो ले सकते हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो ले सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब इसका मैं ना तुम्हें इसका वो समझाता हूँ, इसकी एप्लीकेशन बेसिकली। ऑनलाइन टेस्ट सर दोबारा समझाना, नेटवर्क इशू हो रहा। 2 मिनट बच्चे। देखो सिंपल सा है कि जैसे हम स्टोइकोमेट्री में मोल्स का रेशियो लेते हैं ना, किसी भी 2 सब्सटेंसेस के मोल्स का रेशियो ले सकते हैं यूजिंग स्टोइकोमेट्री। इसी तरीके से हम किसी भी 2 सब्सटेंसेस के वॉल्यूम का रेशियो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छी तरह समझ आएगा। ये ले लेते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन मैं खुद लिख रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड इट इज ऑक्सीडाइज। रिएक्शन चलो मैं दे देता हूँ तुम्हें, CO plus O2 gives CO2, ये रिएक्शन है। एंड अगर हम इसको बैलेंस करें तो दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? x लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका वॉल्यूम है x लीटर्स,
It is oxidized to carbon dioxide and the volume of carbon dioxide formed is 11.207 liters. Good out. यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? Yes, एंड sir. तुमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, एक का वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे का पूछा है, तो स्टोइकोमेट्री जैसा कुछ है। स्टोइकोमेट्री में हम मोल्स लेते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन x by 11.20 is equals to 2/2. हाँ बिल्कुल, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो ले लेंगे, गेल-लुसैक्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो हम ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ CO अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2, CO के आगे भी 2 लगा है, CO2 के आगे भी 2 लगा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO कितना है अपने पास x लीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 11.207 लीटर। दिस इज 2/2. ऑन सॉल्विंग x विल बी 11.207. तो डी पार्ट कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? सिंपल सा है कि हम किसी भी दो सब्सटेंसेस के वॉल्यूम का रेशियो ले सकते हैं, मोल्स की जगह हम वॉल्यूम का भी रेशियो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गेल-लुसैक्स लॉ। सबको क्लियर? दीक्षा, लक्षिता, प्रतीक्षा, Yes, sir. लवकुश, प्रणव क्लियर है? मयंक? Yes, sir. ठीक है, सिंपल सा लॉ है, मैं इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स देखता हूँ, एक आधा अगर और मिले हमें। देखो इसको कर लेते हैं सॉल्व। What volume in liter of O2 is required at STP to completely convert 1.5 मोल सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड? तो रिएक्शन हमें पता है, सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जा रहा है एंड इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो तरीका है स्टोइकोमेट्री, 1.5 मोल दे रखा है, तो मैं स्टोइकोमेट्री अप्लाई कर देता हूँ। जिसके मोल्स निकालने हैं, जो निकालना है वो ऊपर, ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन को ऊपर रखेंगे, जो गिवन है वो नीचे। O2 के आगे 1 लगा है, सल्फर के आगे भी 1 लगा है, तो मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फर विच इज 1.5। मोल्स आ गए, फिर यहां से हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम। मुझे मोल्स से वॉल्यूम पे जाना है, तो मोल से वॉल्यूम पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? 22.4 से मल्टीप्लाई। तो आंसर कैसे निकलेगा? जो अपने मोल्स आए उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए 33.6 लीटर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? गेल-लुसैक्स लॉ लगाना है। यहाँ पे गेल-लुसैक्स लॉ के हिसाब से मैं वॉल्यूम्स का रेशियो ले सकता हूं, तो पहले ही मैं सल्फर के जो मोल्स हैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता हूं। 1.5 मोल सल्फर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 33.6 लीटर। अब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, एक की वॉल्यूम गिवन है, तो जिसकी वॉल्यूम निकालनी है उसको डिवाइड कर दिया जिसकी वॉल्यूम गिवन है उससे, तो वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर विच इज 33.6। समझ आया या नहीं? Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. करो इसे नोट। सर आज वाला टेस्ट कब तक ऑनलाइन है? कल तक। ओके सर। आज ही दे देना, लेकिन कोशिश कर लो कि आज ही दे दो, कोई इशू नहीं। ओके सर, आज ही दे दूंगी।
कर लिया नोट सबने? यस सर। नागेंद्र, आज आलमप्रीति क्यों नहीं आई? नागेंद्र, यस सर। आलमप्रीति क्लास में क्यों नहीं आई आज? पता नहीं सर। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम्हें पता रखना चाहिए। पता नहीं, बताया नहीं उसने। तुम लोग 4-5 साल हो गए, मेरे ख्याल 4 साल हो गए इकट्ठे पढ़ते हुए, सेम सोसाइटी Yes, में sir. रहते हुए। नहीं सर, अब नहीं है सेम सोसाइटी। अब नहीं है सेम सोसाइटी में। चलो चलो आगे करते हैं। फिर लास्ट लॉ पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? ये असाइनमेंट में नहीं है तो ये लिख लेना, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, equal volume of two gases contains equal number of molecules when measured under identical temperature and pressure conditions. लॉ क्या है कि भाई अगर हम दो मॉलिक्यूल्स, दो गैसेस लेते हैं जिनकी वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? उनके सेम होंगे। अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा गया है? सेम रखा गया है। लॉ समझ आया या नहीं? यस सर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक H2 गैस है, एक मीथेन गैस है, एक है O2 गैस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर इसकी वॉल्यूम V है एंड मॉलिक्यूल्स N है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम भी V लूंगा तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? हाँ, कोई बताएगा? अगर इसकी वॉल्यूम V लेंगे तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? सर एनी होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ। सिमिलरली अगर मैं इसकी वॉल्यूम V लेता हूं तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे फिर से? N। आया समझ या नहीं? लॉ क्लियर है कि अगर Yes, वॉल्यूम sir. सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम रखी गई हैं तो। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अविष्का, लक्षिता, यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लो। बेसिकली ये लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ। इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक बात बताओ अविष्का, तुम्हारी बारी, ठीक है। मान लो अपने पास ओजोन गैस है एंड इसकी वॉल्यूम मैंने V/2 कर दी, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अविष्का? तो N/2। बिल्कुल। अगर मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम हाफ करोगे तो मॉलिक्यूल्स भी कितने हो जाएंगे? हाफ। मयंक अगर मैं एक और गैस ले लेता हूं, इथेन गैस, इथेन इज ऑल्सो गैस,
इसकी वॉल्यूम में 3 भी ले लेता हूँ, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर? 3 n, पूरा करो ना, 3n। ओके सर। ठीक है ना? विदाउट, अगर 3 टाइम्स वॉल्यूम करोगे तो मॉलिक्यूल्स भी कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। सबको क्लियर है ये लॉ? यस सर। नोट करो इसे। यहाँ पे तुम्हारे लॉज का टॉपिक खत्म हुआ एंड लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर अब ये चैप्टर कितना पढ़ा है? बस लास्ट टॉपिक बच्चे। ओके सर। क्यों, क्या हुआ? बोरिंग लग रहा है? सर वैसे पूछ रही थी। ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। तो हेडिंग डाल लो सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये तो डेफिनेशन तुम्हें थोड़ी सी देखनी होगी। द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स, मतलब जो काउंट किए जाएंगे डिजिट्स, ऐसे डिजिट्स जो काउंट किए जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, कि एग्जैक्टली कितने डिजिट्स काउंट किए जाएंगे प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। मतलब ये डेफिनेशन है, सच भी डेफिनेशन तुमसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो वो कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एंड उसके रूल्स हमें आने चाहिए कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। पहला रूल क्या है? एवरी नॉन जीरो डिजिट, एवरी नॉन जीरो डिजिट, non-zero digit is counted as a significant figure. Every non-zero digit is counted as a significant figure. कहने का मतलब क्या है? मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूं 315, अब मैं क्वेश्चन में पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी, ये भी एंड ये भी, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर? 3, क्योंकि ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, 5 इज ऑल्सो नॉन जीरो डिजिट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3। बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों वाला। अब मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं 35275, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 5। 4 5, पांचों के पांचों डिजिट्स नॉन जीरो है, तो 5। क्लियर है? ये पहला रूल है कि एवरी नॉन जीरो डिजिट इज काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर? यस सर। ठीक, अगला रूल लिखते हैं। अगला रूल क्या है? zeros which comes before a non-zero digit
are not significant. Zeros which comes before a non-zero digit are not significant. कहने का मतलब क्या है कि नॉन जीरो डिजिट से पहले की जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। मान लो मैं तुम्हें दे देता हूँ 0.03, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 1. 1। ये नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट नहीं की जा सकती, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर विल बी 1। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। ये टॉपिक तो बहुत आसान है, बच्चों वाला टॉपिक है, अगर थोड़ा सा बस रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करते जाओ। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? 3। 3 सर। 1 2 3। सर बोलो। जैसे अगर नंबर हुआ 1503 तो उसमें भी यही होगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। नहीं, क्यों? सर बात तो वही हुई ना, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है। नहीं, उसके अभी रूल्स पहले पूरा देख लो। अगला रूल लिखवा देता हूँ, लो लिखो। zeros between two non-zero digits are significant. अगला रूल लिखो फिर। zeros between two non-zero digits are significant. अब बोलो क्या नंबर बता रहे थे? मान लो ये है 2037। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट काउंट की जाएगी? यस सर। Yes, sir. ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो आंसर विल बी 4। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? सर अगर 2.037 हो तो? वो भी कर लो, 2.037 कर लो। यहाँ पे पॉइंट्स वाला कोई रूल नहीं है सच। 2.037। अब देखो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट काउंट की जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। क्लियर है? कोई डाउट? और सर 0.037 में 2 037, तो इसमें 2 हो जाएंगे। अब ये जो दो जीरोस हैं ये तो पहले आ रही है ना, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो आंसर विल बी 2। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे नो इंद्र? सर। ठीक है। यस सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 22.2007। रिधिमा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर? Sir,
4. 4 कैसे? सर 7. एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ये तो पक्का है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगी? मेन तो ये चेक करना है। यस सर, क्योंकि जस्ट मिनट, ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि ये जो 2-3 जीरोस हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाया करती हैं। क्लियर है रिधिमा? Yes, sir. आंसर विल बी 7। ठीक है, सोहम क्लियर है? प्रणव? क्लियर है सर। वैसे ये काम हर साल नवनीत सर कराते हैं, इस साल पहली बार है कि ये काम मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक फिजिक्स में हुआ नहीं, या हो गया? सर नहीं अभी हुआ नहीं हुआ सर, है। ये तो मैथ्स ही है ना, जैसे जीरो की जहाँ पहले वैल्यू नहीं होती तो मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसा मैथ्स अरे में ऐसे होता तो है। पहले वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती क्या? पॉइंट से पहले इन जीरोस की वैल्यू होती तो है। यहाँ उल्टा है थोड़ा मतलब सा, मैथ्स डेसिमल वाले से मत लगा पहले। देना। डेसिमल के बाद वाली जीरोस की तो वैल्यू होती है ना मैथ्स में, लेकिन यहाँ यस नहीं सर। होती। तो यहाँ पे वो मैथ्स वाले रूल्स नहीं है, ये कुछ अलग है चीजें। ठीक है, अगला रूल तो बिल्कुल ही फेल कर देगा मैथ्स वाले रूल्स को। अगला रूल क्या है? जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब बताओ, अगर मैं बात करूं 700 की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3 1 1 1 3 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट जो भी जीरोस आएंगे दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो ये जो जीरोस हैं दे आर आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। सर आपने तो बताया था कि 2 नॉन जीरो के बीच में होता है तो वो हो जाता है, पर आपने इसमें तो 3 होने ही चाहिए फिर। देखो मैंने क्या क्या रूल्स लिखवाए अभी तक। देखो, पहला रूल था कि एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ये पहला रूल लिखवाया। फिर दूसरा रूल लिखवाया कि नॉन जीरो से पहले अगर कोई जीरो लगी है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। पॉइंट यहाँ पे नहीं देखना, पॉइंट यहाँ पे कभी नहीं देखना, बस तुम ये देखो कि नॉन जीरो से पहले वाली जीरोस काउंट नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा कि चलो अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गई तो वो काउंट करेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई जीरो नॉन जीरो के बाद आए, जैसे यहाँ पे आ रहा है नॉन जीरो के बाद कोई जीरो लिखी जाए तो वो काउंट की जाएगी। ये रूल है। क्लियर है? सर अगर फिर ये अब जैसे ये 7 डिजिट नंबर था 2.2.007, अगर इसके बाद भी जीरोस होते तो वो भी काउंट नहीं होते? जैसे ये नंबर है 22.700, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? ये तो 3? सिग्निफिकेंट है पक्का। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? मयंक? नहीं सर। Yes, sir. According to the rule, yes. रिधिमा? Yes, sir. सिग्निफिकेंट है ये, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 5। क्लियर है या नहीं? आया समझ? यस सर। मान लो ये नंबर है 02.007320। अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? सर 5 5। No, ये sir. सिग्निफिकेंट, 1 ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट सर 7 है, होंगी शायद एक। ये जीरो सिग्निफिकेंट है? नहीं, ये तो पहले आ रही है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल, ये बीच में आ रही है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? Yes, sir. Yes. 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ या नहीं? यस सर आ गया। किसी को कोई डाउट? सोहम, लक्षिता, दीक्षा, अविष्का? No, sir. Clear है. No sir. ये मेरे ICSE वाले नहीं सुधरेंगे आगे।
ना तो आज वो आए हैं, अभी अलंकृति आई है ना, अविचल आया है, सुधारना पड़ेगा। अब अलंकृति को चलो कोई दिक्कत होगी, वैसे तो वो आ जाती है, अविचल से बात करनी पड़ेगी। आगे अंदर तुम्हारी बात नहीं हुई अविचल से? नहीं सर, अभी नहीं हुई उससे। वो 10th वाला भूत उतरा नहीं है अभी तक। पता नहीं सर, उसका नहीं उतरा शायद। चलो कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कि नॉर्मली बच्चों से डील किया जाए, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा अलग है। अगर मैंने एक बार किसी के पेरेंट्स से बात कर लिया, थोड़ा सा मतलब बुला लिया ना, फिर मैं बच्चे को छोड़ता नहीं हूँ। फिर ये लगाओ कि पेरेंट्स से बातचीत चलती रहती है। ठीक है, फिर आगे करते हैं। आगे लिखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ जीरोस, ये नोट डाल के लिखो यहाँ पे, ग्रेटर द नंबर ऑफ जीरोस to the right of decimal, more is the accuracy, more is the accuracy। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, which is more accurate। वैसे ये बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी कराना तो बनता है। which is more accurate, 3, 3.0, 3.00, 3.000, कौन सा एक्यूरेट है? ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? सर सर 3। 3। शाबाश, तुम लोगों को मेरे ख्याल इंग्लिश समझ नहीं आती है। 3.000 फर्स्ट वाला है, लास्ट सर वाला है। लास्ट वाला ज्यादा एक्यूरेट है। लॉ क्या कहता है? जितनी ज्यादा जीरोस होंगी डेसिमल के बाद, टू द राइट ऑफ डेसिमल, राइट समझते हो ना, इस साइड पे, डेसिमल के राइट साइड पे, मतलब ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड पे मतलब इस साइड। तो देखो यहाँ पे तो एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक जीरो है, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? 3.000। क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। चलो आगे करते हैं फिर। अप्रिसिएशन भी तो होता है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? अप्रिसिएशन भी तो होता है ना? अप्रिसिएशन। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ कह रहे हो? अप्रिसिएशन भी तो होता है, अप्रिसिएशन, एक्यूरेट। हाँ, वो सब अलग चीजें हैं। मतलब जो हमें इसमें केमिस्ट्री में टॉपिक चाहिए, मैं सिर्फ वही कराऊंगा। इन डिटेल ये तुम्हारा फिजिक्स का टॉपिक है, नवनीत सर ही तुम्हें इस पे डिटेल में कवर अप करेंगे। केमिस्ट्री में जितना हमें चाहिए हम उतना डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी तो पूरा टॉपिक पढ़ा है, टेंशन नहीं लेते। अभी तो प्लस माइनस भी सिखाना है मुझे। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कोई आइडिया? साइंटिफिक नोटेशंस। सर जैसे कोई नंबर 2.07 into 10 history power जो नंबर।
जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 3 इंटू 10⁹, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस, साइंटिफिक नोटेशंस के ना कुछ रूल्स हैं। जो नंबर होगा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 3.7 इंटू 10⁹। जो 10 की पावर में नंबर होगा वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। जो 10 की पावर में नंबर होगा वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो नंबर होगा ओनली वन नंबर मस्ट बी टू द राइट ऑफ डेसिमल, टू द राइट ऑफ डेसिमल। जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर लिखा जा सकता है, उससे ज्यादा नंबर नहीं लिखे जा सकते। मतलब तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 37.0 इंटू 10⁸, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स आ चुके हैं, जबकि अलाउड कितने हैं? एक, ओनली वन नंबर या डिजिट, सिर्फ एक ही डिजिट अलाउड है डेसिमल से पहले। समझ आया या नहीं? क्या ये करेक्ट यस सर। साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं? इज दिस अ करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन? यस Yes, सर। sir. पावर में कुछ इंटीजर है एंड डेसिमल से पहले एक ही डिजिट दिया गया है, बिल्कुल ये करेक्ट नोटेशन है। अब देखो, मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि 5000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, बताओ क्या लिखेंगे इसका? लक्षिता ट्राई करोगे बच्चे? सर देखो, 5 लक्षिता इंटू को 10 बताने रेज दो। टू पावर 3। अरे मैंने लक्षिता से पूछा था, 2 मिनट रुक जाया करो थोड़ा सा। देखो मुझे पता है तुम सबको आता है, लेकिन जिससे पूछा जाए उससे उसे बताने दिया करो कई बार। बोलो लक्षिता, क्या लगता है? सर इसका होएगा 5 इंटू 10⁻³ डेसिमल लगाना जरूरी है बच्चे। 5.0 ओके सर। इंटू 10⁻³ क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. सर ठीक है। एंड इसके बाद आ जाते हैं हम, ये जो सेकंड नंबर दिया हुआ है इसका क्या बनेगा? Sir, 2.342 into 10 to the power 6. 10⁻⁶। 2.342 इंटू 10⁻⁴, ये बन जाएगा देखो 2.342 इंटू 10⁻³ और 3 6। कोई डाउट? No, sir. नो अब सर। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना आना चाहिए। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां से काउंट करते हैं, इसको देख के। इसमें जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वही आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब मान लो तुमसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 1. 1। शाबाश। 2 सर 2 5.0 इंटू 10⁻³ में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये कैसे पता चलेगा? इस नंबर को देख के। के बाद इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 नॉन जीरो डिजिट एंड 0 आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 2। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगी? और 4। चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। आया समझ या नहीं? शुभ्रांग? Yes, sir. आ गया sir. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। नो सर। करो इसे।
राउंडिंग ऑफ आती है सबको? राउंडिंग ऑफ? यस हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो देखते हैं फिर तो। दो मिनट में रूल्स कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो रूल्स लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सर और कितने रूल्स हैं इसके? अभी तो पढ़े हैं, अभी तो शुरू हुआ है, बस राउंडिंग ऑफ रह गया, टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ, जब हम राउंड ऑफ करते हैं, पहले राउंडिंग ऑफ सिखा देता हूँ ना, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखेंगे उसे। अगर मैं बात करता हूँ 8.569, ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसको सिर्फ 3 डिजिट्स तक सीमित करना है और इसको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स के अंदर अंदर, तो मतलब ये 9 वाला डिजिट नहीं चाहिए मुझे। अगर डिजिट 5 से बड़ा होता है तब तो हम एक डिजिट ऐड कर देते हैं, 5 6 को क्या बना देंगे, 5 7, ऐसे ही लिखते हैं। यस सर। अगर डिजिट 5 से छोटा होता है, जैसे 8.564, मैं कहता हूँ कि मुझे इसको 3 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करके लिखना है, क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट जो मुझे नहीं चाहिए वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो आंसर कितना रहेगा, 8.56। याद है ये या नहीं आता ये चीजें? आता है सर, याद है। आता है ना ये तो? सोहन, रिधिमा, प्रणव, यस सर आता है। लवकुश, लक्षिता, अविष्का, दीक्षा, Yes, sir. दीक्षा, यस सर आता है। अगेंद्र, यस सर आता ही है। round off this to 4 significant figures। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, मुझे इसको राउंड ऑफ करके लिखना है और राउंड ऑफ इस तरीके से करना है कि सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहें। 4 सिग्निफिकेंट फिगर, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। मतलब मुझे 2 और 9 नहीं चाहिए। तो देखो जहां तक मुझे चाहिए उसके बाद वाला डिजिट देखो, 2 आ रहा है, 5 से छोटा है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 8.357। समझ आया या नहीं? यस इसमें सर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड जो मुझे राउंड ऑफ करना था वो 2 था, 5 से छोटा है तो नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन केस ये होता 8.35792, तब ये क्या बन जाता रिधिमा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक? सर 3 आ जाता उसकी जगह। 3 आ जाता। ये अलग क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन है एंड इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, मतलब ये चीजें नहीं चाहिए। सर तो जहां 7 की जगह 8 लिख देंगे हम। बिल्कुल, तो आंसर आ जाता 8.358। सबको क्लियर है ये? किसी को यस कोई सर। डाउट? आसान है ना, देखो कितना आसान टॉपिक हो गया, लग भी नहीं रहा कि मोल कर रहे हैं। लग रहा है किसी एंगल से ये लग रहा है कि कोई मैथ्स की क्लास चल रही है या छोटे Yes, बच्चों की sir. क्लास चल रही है। चलो मैम तुम्हारी बारी, तुम्हारे लिए मैंने एक अलग क्वेश्चन सोचा है, ठीक है। राउंड ऑफ to 3 significant figures, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है एंड जिसको राउंड ऑफ करना है वो है 3.275। बताओ। 3.27. एंड अगर इसको राउंड ऑफ करना हो
3.265 सर 3.26 शुभ्रांत सर एग्री करते हो? 3.28 होगा पहले वाला और दूसरे वाला 3.27। 27 होगा। 5 में भी बढ़ा देते हैं, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब। यस सर। 5 से बड़े में तो बढ़ाते हैं, 5 से छोटे में नहीं बढ़ाते। रिधिमा क्या 5 पे बढ़ाते हैं? क्या लगता है? नो सर, नहीं बढ़ाते? नो सर। लवकुश, तुम्हें क्या लगता है? नो सर नहीं बढ़ा। लक्षिता, हाँ मेरे ख्याल से नहीं बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। दीक्षा, सर आई गेस बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। प्रतीक्षा, सर इसमें हम इंक्रीज नहीं करेंगे, आई थिंक हम इवन नंबर पे जाएंगे। मतलब इंक्रीज नहीं करेंगे, इवन नंबर पे जाएंगे। फिर ऑड नंबर हो तो फिर क्या करेंगे? तो नहीं जाएंगे। अविष्का, तो करेंगे इंक्रीज। सोहम, तुम रह गए, तुम्हें भी क्यों छोड़े? तुम भी बताई तो। सोहम, सोहम चला गया लगता है। चलो कोई बात नहीं। देखो, हमें यहां तक रखना है, हमें 5 नहीं चाहिए। अब 5 की तो बड़ी कंफ्यूजन है, ना ये 5 से बड़ा है ना ये 5 से छोटा है, ये तो 5 है। अगर कभी भी 5 आ जाए तो ये देखो कि इससे पहले जो नंबर था वो ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो इंक्रीज कर दो, एंड अगर वो इवन है तब इंक्रीज मत करो। देखो इससे पहले 7 था, 7 इज ऑड, तो इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करना होगा, एंड आंसर विल बी 3.28। अब देखो इससे पहले क्या डिजिट है? 6 विच इज इवन, तो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 3.26 ओनली। ये लिखो इसे फटाफट। समझ आया या नहीं कि कब इंक्रीज करना है 5 के केस में, कब इंक्रीज नहीं करना है? यस सर। ठीक है, मतलब अगर 5 आ जाता है तो तुम्हें ये देखना होगा कि 5 से पहले जो डिजिट लिखा गया है वो ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो न बढ़ाना होगा, अगर इवन है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रणव क्लियर है? यस सर। करो इसे। सर अगर 3.245 हो तब? 3.245 तो 3.24 हो जाता ना, इवन नंबर है। 5 है एंड इससे पहले देखो कौन सा नंबर है, इवन, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इट विल बी 3.24। क्लियर है? यस सर। इसका आंसर बताओ। हाँ, क्या हो गया? बताओ क्या आएगा आंसर? सर फर्स्ट का फर्स्ट वाले 4 का 5 6 8। देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, मतलब 1 2 3 4 यहां तक रखना है, तो 5 नहीं चाहिए।
5 नहीं चाहिए तो उससे पहले वाला नंबर देखो ऑड है, तो ये बन जाएगा 4.568 एंड इसका क्या बनेगा? सेम ही रहेगा 4.568 568। 4.568 क्लियर है? कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है? वैसे तो आता ही होगा या नहीं? नहीं Yes, sir. आता सर। नहीं आता? ओहो, चलो देख लेते हैं किस किस को आता है। शुरू शुरू में तो मुझे भी नहीं आता था, पहले मैं ये टॉपिक फिजिक्स वाले टॉपिक पे छोड़ देता था कि फिजिक्स वाले सर कराएंगे तो करा देंगे, लेकिन फिर मुझे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखना पड़ा। रूल्स क्या है? While carrying out addition or subtraction of a number of terms, the result should be reported to the same number of decimal places as that of the least term that has the least number of decimal places. कहने का मतलब क्या है समझो। फाइनली आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए? अगर मैं इसको ऐड कर दूं 11.0 प्लस 0.5512, तो जो फाइनल आंसर Sir, होगा उसमें कितने 11.5512. सर एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। फिर एक डेसिमल प्लेस होगा। डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। रूल क्या कहता है कि जब तुम ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर तुम रिपोर्ट करोगे उसमें डेसिमल्स कितने होंगे? कम से कम। अब इसमें देखो एक डेसिमल प्लेस है, इसमें कितनी डेसिमल प्लेस है? 4। कम वाला देखना है, कम वाला कितना है? 1। तो जो आंसर होगा, आंसर में सिर्फ 1 डिजिट आ सकता है आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। समझ आया या नहीं? जो तुम्हारा Yes, sir. फाइनल आंसर होगा उसमें सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है आफ्टर डेसिमल, क्योंकि जिन दो चीजों को तुम ऐड कर रहे हो उसमें कम वाली डेसिमल प्लेस उठानी है। कम वाली डेसिमल प्लेस उठानी है, मतलब समझ रहे हो ना कि कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. अब इसका आंसर देखो, अगर मैं नॉर्मली ऐड करता हूँ, पहले तो नॉर्मली ऐड करो, नॉर्मली ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 11.5512। लेकिन ये मेरा असली आंसर नहीं है। असली आंसर क्या होगा? मुझे सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो मतलब ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, तो अप्रोक्सीमेशंस लगाओ। अब ये अप्रोक्सीमेशंस लगा के क्या बन जाएगा? 11.6। Yes, sir. समझ आया या नहीं? सर 0.5 नहीं छोड़ सकते इसमें, क्योंकि सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही तो थी। नहीं, अब देखो अप्रोक्सीमेशन वाला बीच में अपने आप आ गया ना कि अब मुझे ये हटाना है। ये 5 है, 5 से पहले वाला नंबर देखना होगा। फिर अगर ऑड है तो बाय इंक्रीज बाय 1, अगर इवन है तो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। पर सर अगर पूछा ना हो तो हम फिर भी राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अब हमें राउंड ऑफ भी तो करना है एक तरह से, अगर हमें 3 डिजिट्स हटाने हैं। ठीक है ना, हम अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, अगर हटाना है तो राउंड ऑफ करना होगा। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Clear. अब इसका आंसर बताओ सेकंड वाले का। अगर मैं 13.41 को ऐड करूं 0.00 बेसिकली 5512, तो क्या आंसर आएगा? 13.46. वैसे तो आंसर बनेगा देखो 13.46512, नॉर्मली आंसर ये बनेगा, लेकिन मुझे कितने डिजिट्स रखने हैं पॉइंट के बाद? 2, तो 2 ही रखने हैं, तो ये हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। 5 आ गया, 5 से पहले एक इवन डिजिट है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आएगा 13.46। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सेम इज sir. द केस विद एडिशन। सेम इज द केस विद एडिशन। अब मुझे इसका आंसर बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये लो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। जब 9.2306 को माइनस करोगे 0.046 से तो क्या आंसर आएगा?
सर बताऊं? बोलो। 9.26। 1846। नॉर्मली Yes, आंसर ये आएगा, नॉर्मली आंसर ये आएगा, लेकिन कितने डिजिट्स रखने हैं? इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो हम कितने डिजिट्स रखेंगे? 3। तो हमें 3 डिजिट्स ही रखने हैं, एंड जो अप्रोक्सीमेशन करना है वो 6 है, मतलब 5 से बड़ा। 5 से बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 9.185। आ रहा है समझ या नहीं? yes sir. क्लियर है? रिधिमा, लवकुश, प्रतिष्ठा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. अविष्का, Yes, sir. ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का है। अभी मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल बताए। ये जो रूल है ये किसका है? मल्टीप्लिकेशन या जब डिवीजन करते हो तब। ये कहता है कि लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर देखो, while carrying out multiplication or division, the number of significant figures in the final answer should not be greater than the number of significant figures in the least precise factor. अच्छा, पहले ये बताओ कि इन दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज कौन है? 4.3। लीस्ट प्रिसाइज इज 4.3, क्योंकि मैंने ये बताया कि अगर पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स हैं तो प्रिसीजन बढ़ता जाता है। तो लीस्ट प्रिसाइज इज 4.3। एक्यूरेट, बेसिकली प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट। लीस्ट एक्यूरेट आंसर इज 4.3, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट्स लगे हैं। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2। सर 2। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उसमें 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले तो नॉर्मली करना है ना, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। 4.3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आंसर कितना आ रहा है? 21.5। तो डाउट? नो नो सर। सर। 21.5। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? नो सर। फिर क्या करें? 21 सर। सिग्निफिकेंट चाहिए तो इसका दो 22। ही नहीं, 21 ही रहेगा। सर ऑड डिजिट है। वो पॉइंट के बाद वाला होता है, पॉइंट से पहले कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। ओके सर। पॉइंट से पहले अगर 21.5 है तो दैट विल बी 21 होंगे। वो ऑड इवन वाला तब है अगर पॉइंट के बाद चीजें हैं। क्लियर है या नहीं? यस सर। एक तो और करते हैं, उससे ही क्लियर होगा। कुछ एज सच कुछ नहीं समझ आएगा नहीं तो। इसका आंसर बताओ। (0.3566 divided by 6.1. जब तुम नॉर्मली डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.05845 इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, 8459। ठीक है, अब लीस्ट प्रिसाइज कौन है इनमें से? 6 सर। वो 6.5. 0.3566। लीस्ट प्रिसाइज प्रिसीजन किससे पता चलता है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं।
यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। तो ये लीस्ट प्रिसाइज है ना? आ रहा है समझ या नहीं? यस सर। रिधिमा, प्रतिष्ठा, Yes, सर आप तो sir. ऐसे कह रहे थे कि जिसमें मैक्सिमम होते हैं वो लीस्ट प्रिसाइज होता है। तो ज्यादा प्रोसाइज होता है जिसमें डिजिट्स ज्यादा होते हैं पॉइंट के बाद। अब जैसे मैंने पिछला केस किया था, अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2। तो लीस्ट प्रिसाइज कौन था? 4.3। ओके क्लियर है? सर। तो अब बता दीजिए, जो 6.1 है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 2। तो मेरे फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो बताओ क्या आंसर बनेगा? .0058, क्योंकि इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं देखो। आया समझ? क्यों आया? आंसर ही आ रहा था ना, .0058। अच्छा 0.058। सर हम 0.058 नहीं लिखेंगे? हाँ 0.058 ये तो लिखा है। नहीं, आपने पहले 00 लगाया था ना। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आ गई मैथ्स? अब से मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. चलो इसका आंसर बताओ। सर आंसर पहले वाले का या दूसरे वाले का? फर्स्ट बोलो। 0.0। सर 0.06। 076. सर 0. शायद Yes, sir, 0.076 because it has two significant. 0.08 digits तक। पहले फिर मुझे कैलकुलेशंस कर लेने दो। फिर देखो पहले ऐसा करते हैं, पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.120 मल्टीप्लाइड बाय 6.7, तो ये बन रहा है आपका 20.904 डिवाइडेड बाय 273.15, है ना? फिर इसको डिवाइड करना है। पहले नॉर्मल कैलकुलेशन से आंसर निकालते हैं ना कि क्या आ रहा है, फिर एंड में अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे जो भी लगाएंगे। सर इसका आएगा 0.076529। 0.076529। अब Yes, देखो sir. इसमें मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में हमें लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर ढूंढना होगा। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो लीस्ट प्रिसाइज कौन है यहाँ पे? 6.7. लीस्ट 6.7। एंड इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। हमारे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? सर 2। तो आंसर क्या बनेगा? 0.076. 0.076। क्लियर है या नहीं? यस सर। अब अगले वाला करो, सेकंड वाला। Done. डन। बाकी को भी कर लेना तो तुमने।
सर डन। बोलो। बताओ क्या आएगा आंसर, क्या लगता है? 79,382। जब इसकी नॉर्मल कैलकुलेशंस करोगे तो ये आंसर आ रहा है 81.382। Yes, sir. Yes, sir. फाइनल आंसर क्या कोट करना चाहेंगे? 81. 81। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है बीच में, मल्टीप्लिकेशन हुई है तो लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर ढूंढना होगा। लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर कौन सा है? 76। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, विच इज 81। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. तो फाइनली सर यहाँ पे अगर तुम्हारा 3.82 होता तो भी हम 81 लेते। अगर 813.82। हाँ तब भी आंसर 80, मतलब वो ऐसा होता ही ना, देखो इतना मतलब पॉइंट्स में ही अप्रोक्सीमेशन कराएगा जब भी तुमसे कराएगा, एज सच वो नहीं कराएगा कि 813 आ रहा है तो वो तुमसे 81 लिखवाएगा आंसर, नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन ही उस तरीके से फ्रेम्ड होता है कि पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेशन लगवा लेगा। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ऐसा ही हुआ है, पॉइंट्स में ही अप्रोक्सीमेशन लगवाई है उसने। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे तुम्हारा मोल कंसेप्ट खत्म, लेकिन मोल कंसेप्ट खत्म हो गया, हमने अभी तक मोल की डेफिनेशन नहीं लिखी, तो वो डेफिनेशन लिख ले। वैसे तो मैंने वीडियो भेजी थी लेकिन काफियों ने नहीं लिखी होगी, तो डेफिनेशन लिखो मोल की, जो तुम्हें याद करनी होगी। मैं तुम्हें समझा भी दूंगा। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains same number of particles as there are in 12 grams of carbon, and isotope कौन सा लेना है? C12। मोल क्या है? एक ऐसा अमाउंट है सब्सटेंस का जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो पार्टिकल्स, एवोगैड्रो, है ना? बस ये डेफिनेशन याद कर लो, एज सच मोल की प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको चेंज मत करना कभी। सर 12 इंटू एवोगैड्रो नहीं होगा? नहीं, एवोगैड्रो 12 ग्राम मींस 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? देखो मास दे रखा है, पार्टिकल्स तक जाना है, बेसिकली मास दे रखा है, पार्टिकल्स तक जाना है। तो 12/12 ठीक है। पहले ओके मास सर। फिर मोल से पार्टिकल्स, एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो जिसमें भी एवोगैड्रो पार्टिकल्स होंगे उसको 1 मोल बोला जाएगा। सिंपल है, वो तो पता ही है कि 1 मोल इज एवोगैड्रो पार्टिकल्स, ये तुम्हें पता ही है ना? तो ये डेफिनेशन है इसकी जो तुम्हें याद रखनी होगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा मोल कंसेप्ट खत्म होता है, पहला चैप्टर, जो कि काफी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर था। होपफुली तुम लोगों को समझ आया होगा। अब तुम लोगों का काम क्या है वो सुनो। अगली क्लास में तुम लोगों को हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके लाना है। एनसीईआरटी करनी है पूरी, बैक एक्सरसाइज प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों ने कहना है कि हमें पता ही नहीं था कि क्या होते हैं। सर अगर केमिस्ट्री की कोई सप्लीमेंट ले तो कोई सजेस्ट करना कौन सी ले? किस चीज के लिए लेना है? मतलब कंपटीशन के लिए लेना है, सीबीएसई के लिए लेना है, किस चीज के लिए? नहीं सर, फॉर द एग्जाम पर्पस ओनली। एग्जाम कौन सा? सीबीएसई एग्जाम, फॉर नीट एग्जाम, फॉर मेंस एग्जाम, सर एडवांस एग्जाम? सीबीएसई एग्जाम 11th एग्जाम्स। तो उसके लिए तो बस कुछ नहीं, तुम मेरे नोट्स करते जाओ एंड एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मैं तुम दिशा की एक बुक आती है तो मैं लिंक भेज दूंगा, और सीबीएसई एग्जाम अगर तुम लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, मैं तुम्हें लिंक्स भेज दूंगा। या फिर टारगेट की बुक्स आती हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन मिलती हैं। टारगेट की बुक्स ना साउथ साइड पे चलती हैं काफी,
यहाँ नॉर्थ साइड में तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तुम किसी भी दुकान पे चले जाओ नहीं मिलेगी। तो टारगेट पब्लिकेशंस चलती है सिर्फ साउथ में, एंड उसकी बुक्स बहुत अच्छी है, मेरे पास पड़ी है उसकी एक एडिशन, पुराना एडिशन हो गया लेकिन मैंने मंगवाया था एक टाइम। मैं उनका नंबर तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा, अब तो आजकल ऑनलाइन ऑर्डर भी ले रहे होंगे वो भेज देंगे। देखो इंटेक्स क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो ये एनसीईआरटी की तुम्हारी बुक है, एंड इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं जो बीच बीच में दे रखे होते हैं। देखो जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बीच में, ये आ रखे हैं ना जैसे एग्जांपल्स, ये वाले बीच में देखो एग्जांपल सॉल्व कर रखे हैं ये वाले, तो ये सब ट्राई कर लेना एज सच। प्रॉपर इंटेक्स क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मैं लास्ट में दिखाता हूँ, मतलब बुक में बीच बीच में भी ना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। देखो जैसे ये रहा प्रॉब्लम 1.1, यहाँ से शुरू होगा, ये वाले ये कह रहा हूँ, ब्लू से बॉक्स में दिया होगा, ब्लू से बॉक्स में क्वेश्चन दिया होता है प्रॉब्लम 1.1, इस तरह से 1.2 चलता जाएगा ये, तो ये भी सॉल्व कर लेना, ये इंटेक्स्ट होते हैं। ये 1.1 था, देखो 1.2 आ गया, ठीक है, फिर 1.3 आ जाएगा, देखो 1.3 आ गया। ब्लू से पिंक से बॉक्स में दिया हुआ है, पिंक से बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं इंटेक्स्ट होते हैं चैप्टर के बीच बीच में। एंड बैक एक्सरसाइज करनी है फिर तुम्हें, जो चैप्टर के एंडिंग पे मिलेगी वो तो पता ही है, ये रही बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में टोटल 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 हमारे पास 36 क्वेश्चन है, ठीक है, 36 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में है, एंड अपने पास 8 क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, 32 एंड 8 है ना, तो 40 क्वेश्चन हो गए। 32 थे मेरे ख्याल बैक एक्सरसाइज में, जितने भी थे 40 के आसपास क्वेश्चन हैं जो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आओ उससे पहले तुम्हें जो भी तुमने होमवर्क किया है एनसीईआरटी का उसको स्कैन करके मुझे भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग काम करके आए हो। कोई टेस्ट नहीं होगा अगली क्लास में, देयर विल बी नो टेस्ट, क्लास से पहले कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें होमवर्क पूरा करके लेके आना है अपना एनसीईआरटी का। क्लियर है? सर अभी Yes, तक कितने टेस्ट हो रहे हैं? टेस्ट कितने हुए हैं? देखो सबसे पहला टेस्ट मैंने रखा था कैलकुलेशंस डीलिंग विद मोल, फिर दूसरा रखा स्टोइकोमेट्री, तीसरा रखा कंसंट्रेशन प्रेजेंटेशन, आज चौथा था, फोर्थ टेस्ट था आज। ठीक है, अब जो टेस्ट आएगा वो आएगा पूरे चैप्टर का, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट टेस्ट विल बी ऑन संडे। तो जो अगला टेस्ट रखेंगे वो संडे होगा। खैर अभी अगली क्लास के लिए बात करते हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में आने से पहले पीडीएफ बना के मुझे स्कैन करके भेजोगे, ठीक है, एंड क्लास में हम डाउट्स लेंगे। अगली क्लास डाउट क्लास होगी एक तरह से, तुम्हें खुद काम करके आना है, डाउट्स लेने हैं। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जो जो डाउट्स होंगे, अगर डाउट सारे निकल आए तो सारे कराऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जब तुम डाउट्स बोलोगे कि हाँ ये क्वेश्चन डाउट है तभी वो क्वेश्चन क्लास में होगा। क्लियर? यस सर। yes, sir. एंड काम करके आना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे दिक्कत आएगी नहीं तो फिर। अगर ऑफलाइन होता फिर तो हम तुम्हें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बिठा के करा लेते, लेकिन अब तो ऑनलाइन है ना, तो तुम्हें खुद थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। ठीक है, कोई डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज तो ऐसा जा सकते हो। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। सर लवकुश फोन करना मुझे क्लास अभी थोड़ी देर में। बोलो शिवराम। सर वही टेस्ट वाले उसमें डाउट था सर, वो ए आ ही नहीं सकता सर। ए आ ही नहीं सकता, लो अभी करते हैं वो सॉल्व।
अविष्का बच्चे पढ़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि मैंने तुमसे बहुत कम मतलब इंटरेक्ट किया है, अगर क्लास में भी किया तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। अविष्का तो ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। आज के टेस्ट में कितने नंबर आए हुए हैं? तो 18। नंबर तो कम है। कहाँ कहाँ गलतियां हुई? तो मैंने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 2 गलत थे। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आंसर ए क्यों है शुभ्रांग? देखो यहाँ पे तो वॉल्यूम दे ही रखी है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1.5 ग्राम H2, तो पहले इसके मोल्स निकालो। मोल्स कितने हो जाएंगे? 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.75। हाँ 0.75। यस सर। फिर इसकी वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 0.75 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना सर? अच्छा मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ओह मुझे वॉल्यूम लगा। मॉलिक्यूल्स, चलो मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। तो सर 0.75 एंड नॉट आ गए। हाँ ठीक है, एंड ए पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। 15 डिवाइड बाय 32 कुछ 0.6 आ रहा है सर। 32 से क्यों डिवाइड करोगे? इट्स वॉल्यूम ना। सॉरी 22.4 सॉरी। 15 डिवाइडेड बाय 22.4 0.669। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 22.4, फिर तो आंसर सीधा बी आएगा ना फिर तो। सर उसमें भी कम आ रही है। उसमें भी नहीं आएगी सर इसी में आ रही है, सी में। 5 डिवाइडेड बाय 40, तो ये भी और कम आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी बी, सी। ये भी चेंज होगा। ठीक है सर, बोला मुझे तो आंसर, मैंने जब क्वेश्चन डाला था तो मैंने वॉल्यूम पूछा, ये कहाँ पे कन्वर्जन गलती करिएगा। चलो कोई बात नहीं, सर मैं एक इसका और आंसर क्वेश्चन है सर वॉल्यूम्स का, ऐसा ही है शायद। 2 मिनट, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं इसको चेंज कर दूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए ना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आंसर इज सी। मैं क्योंकि क्वेश्चन सेव रहता है ना मेरे पास इसमें, तो बाद में जब मैं क्वेश्चन अगली बार बैच में कभी दूंगा या कभी रिपीट हो जाता है कोई क्वेश्चन, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसको सेट कर देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर तो आप इसके मार्क्स भेजोगे सबके जो इस हफ्ते हुए हैं? हाँ मैं इसका क्लब करके भेजूंगा। क्यों? सर और एक डाउट पूछना था सर कि जो स्कूल है सर उसकी रोज क्लासेस हो रही हैं तो अटेंड करने की जरूरत है या नहीं? पता है क्या है, देखो स्कूल की क्लासेस हर रोज अटेंड करने की जरूरत नहीं होती है एज सच, एंड मेन होता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा टीचर से बना के रखना है। शुरू शुरू में तो मैं कहूँगा अटेंड कर लो तो ज्यादा अच्छा है, तो ठीक रहता है, थोड़ा टीचर के साथ बॉन्डिंग सी बन जाती है। थोड़ा शुरू शुरू में अटेंड करो मेरे हिसाब से, उसके बाद चाहे तुम हफ्ते में 1 या 2 क्लास लगाने लग जाओ, कोई इशू नहीं है। मतलब टीचर से बना के रखो, 1-2 क्लासेस लगाओ बस, ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत है। टीचर जो काम दे बस वो पूरा रखो बस, इतना सा। मतलब कॉपियां बनानी है सर? हाँ वो बना लेना, नहीं तो वो दिक्कत देते हैं। देखो ऑनलाइन में भी दिक्कत देते हैं वो मुकीराम में इस तरीके से। ये मत सोचना कि कॉपी बिना बनाए काम चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। नहीं सर, यही 2 गलत हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कैसे, बाकी तो सही थे। फिर तो पूरे नंबर हो गए। यस ये नहीं, सर। चलो बढ़िया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो अविष्का। सर मैंने भी मतलब मेरे भी यही 2 गलत हुए थे। तो अब कितने नंबर हो गए? 10 नंबर बढ़ गए, 28 हो गए। यस सर। चलो तो ठीक है, अब ठीक लगता है।
ठीक है ठीक है, Thank you, फिर sir. हम मिलते हैं अगली क्लास में डाउट्स के साथ। लास्ट स्टेटमेंट